आज की इस क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप लोग जितना हमने कल तक किया था उसकी प्रैक्टिस लगातार बनाते रहेंगे और एक पूरा का पूरा पन्ना, पूरा का पूरा एक पेज जो है कॉपी का, उसे छोड़ देंगे आगे, ब्लैंक पेज। लास्ट में एक ब्लैंक पेज मैंने आपको छोड़ने के लिए कहा है और आज से जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है रियल फंक्शन। चलिए आज की क्लास में शुरू करने जा रहा हूं रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, उस इंट्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। रियल फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं। रियल फंक्शन का मतलब हो रहा है वास्तविक कार्य। वास्तविक कार्य, मैं मतलब बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको इसका मीनिंग समझाना चाहूंगा। वास्तविक कार्य यानी कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो वास्तविकता में हो रहा है, हम उसमें प्रॉपर कुछ इनपुट्स दे रहे हैं और कुछ ऐसे इनपुट्स दे रहे हैं जो रियल इनपुट्स हैं, और उन रियल इनपुट्स की वजह से अगर वो वाकई में फंक्शन हो रहा है तो हमें रियल आउटपुट्स भी मिलते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को मैं बताता हूं। एक स्टूडेंट है, उसने पढ़ाई करने का प्लान किया। पढ़ाई करने के प्लान में स्टूडेंट ए ने ये सोचा कि वो सबसे पहले अपने स्कूल स्टैंडर्ड 12th के लिए एनसीईआरटी का बुक सॉल्व करेगा। आइदर वो जो भी रेफरेंस बुक उसको चलता है वो सॉल्व करेगा। उसके बाद उसने सोचा है कि वो इनपुट्स में एनसीईआरटी के बुक के बाद कोई एक बुक और ले लेते हैं, आर डी शर्मा का ऑब्जेक्टिव बुक मान लेते हैं। उसने उसे भी सॉल्व किया। उसके बाद उस स्टूडेंट ने एक टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया अपने इंस्टीट्यूट में जहां पर वो पढ़ता है, वहां के पूरी की पूरी बुकलेट को वो सॉल्व कर लेता है। ठीक है, उस वहां की सारी बुक्स जितनी भी उसको दी जाती हैं उन सारी बुकलेट्स को वो पूरी तरह से सॉल्व कर लेता है। ये हुआ स्टूडेंट ए का स्टेटस। स्टूडेंट बी का स्टेटस कुछ इस तरह से है कि उसने एनसीईआरटी का बुक सॉल्व किया और एनसीईआरटी की बुक के बाद उसने कोई एक रेफरेंस बुक को सॉल्व कर लिया। हमने स्टूडेंट ए की बात करी थी, उसने इनपुट्स में 3 बुक्स को यूज किया था। पहला बुक था उसका स्कूल का एनसीईआरटी बुक, दूसरा बुक था किसी को भी एक बुक का नाम मान लेते हैं हम लोग, एक रेफरेंस बुक, और थर्ड नंबर पे हमने बात की अपने क्लास के नोट्स प्लस वहां की दी गई बुकलेट्स के सारे सॉल्यूशंस। अगर स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी की कंपैरिजन की जाए तो दोनों की कंपैरिजन में ज्यादा बेटर परफॉर्मर कौन रहेगा, स्टूडेंट ए या स्टूडेंट बी? दोनों ने इनपुट्स दिए अपने अपने लेवल पर। स्टूडेंट ए ने 3 तरह से सॉल्व किया है, स्टूडेंट बी ने जो सॉल्व किया है वो सिर्फ 2 बुक्स को सॉल्व किया। ऑफ कोर्स इट इज ए। आप लोगों ने भी आंसर दिया मुझे, इट इज ए। ठीक है, क्योंकि ए के इनपुट्स काफी प्रॉपर हैं और वो एक सही डायरेक्शन में, रियल डायरेक्शन में इनपुट्स देता है। अब स्टूडेंट सी जो है वो जरा थोड़ा सा खुश मिजाज बच्चा है, उसके इनपुट्स कुछ ज्यादा ही अलग रहे हैं। उसने क्या किया, एनसीईआरटी का बुक सॉल्व किया, उसने मान लेते हैं किसी और एक रेफरेंस बुक को भी सॉल्व कर लिया, और फिर उसके बाद इच्छा हो गई कि घर वाले जब देखते थे तो वो मैगजीन्स को लेकर बैठता था जो अपनी रेफरेंस बुक के बीच में रख लेता था उसको, और वो कुछ इंटरेस्टिंग मैगजीन्स को पढ़ा करता था, कुछ कॉमिक्स को पढ़ा करता था। कभी कभी वो जो है हिस्ट्री जो है उसको उठा के बैठ जाता था, कभी ज्योग्राफिक्स को उठा के, कभी इकोनॉमिक्स को उठा के, मतलब जो सब्जेक्ट्स के बाहर हैं उन चैप्टर को उठा के वो पढ़ाई करता था। अब मजे की बात क्या है, ध्यान से सुनो। स्टूडेंट सी जो है वो 12 घंटे पढ़ाई करता है, स्टूडेंट बी जो है वो 10 घंटे पढ़ाई करता है, और स्टूडेंट ए जो है वो 10 घंटे पढ़ाई करता है, और स्टूडेंट बी जो है वो 8 घंटे पढ़ाई करता है। मतलब सबसे ज्यादा जिसने स्टडी किया है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट सी, आवर्स की बात करें तो। अब मेरे को लेकिन फिर भी आप जवाब दो कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहेगा, ए का, बी का या सी का? ऑफ कोर्स ए का रहेगा। क्यों? 12 घंटे सी पढ़ता था, फिर क्या हुआ, सी का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं रहा? बताइए महू। वो कॉमिक्स पढ़ता है, एग्जैक्टली वो उसके कॉमिक्स पढ़ रहा है, कभी दूसरी बुक पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो इच्छा हो रही है वो पढ़ता चले जा रहा है। देखिए कई सेंटर्स इतने महान हैं जो अपने काम को यहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि सर सी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कॉमिक्स पढ़ता था, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ता था और आईआईटी जेईई निकालना चाहता है उससे, वो ज्योग्राफी पढ़ के आईआईटी निकालना चाहता है हिस्ट्री पढ़कर। तो भैया आपके जो इनपुट्स हैं अगर वो रियल डायरेक्शन में नहीं रहेंगे तो क्या आप लोगों का जो आउटपुट है वो बेहतर मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि ए ही सबसे अच्छा परफॉर्मर रहेगा। आवर्स
की कंपैरिजन देखी जाए तो सी सबसे ज्यादा घंटे लेकर बैठे रहता था, आवर्स लेकर बैठे रहता था किताबें, लेकिन क्या हुआ फाइनली रिजल्ट तो ए का बेहतर आया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा फंक्शन है IIT JEE को निकालना, उस फंक्शन के लिए इनपुट्स हैं जो जो नाम मैंने ए स्टूडेंट के लिए हैं कम से कम वो, लेकिन स्टूडेंट सी जो है वो महान है, वो क्या करता है जो इनपुट्स देने थे उससे ज्यादा इनपुट्स दे रहा है वो, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं दे रहा है, उसको जो रियल इनपुट्स का कलेक्शन था उससे बाहर के इनपुट्स दे रहा है वो, तो नो डाउट कि उसका आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर हम अपनी डेली लाइफ में फंक्शन को रिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही डेफिनेशन होता है फंक्शन का। फंक्शन में हमारे पास कुछ ना कुछ बाउंडेशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, फंक्शंस कैसा भी हो सकता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स भी एक फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स एक फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू tan x, ये सब अपने आप में एक फंक्शंस हैं, फंक्शन ऑफ x, जहां पर जितने भी x आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे x रियल लाइन पर से वैल्यू के लिए निकाले जाते हैं, मतलब हमें उनमें से निकालना होता है कि रियल लाइन पर से हम कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हम पहले फंक्शन में x के लिए कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, दूसरे फंक्शन के लिए x के लिए कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन तीसरे फंक्शन में कोई भी रियल नंबर नहीं रख सकते हैं, हम उसमें एक नंबर 0 नहीं रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1/0 में से 0 को हटा दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि x की जगह अगर हमने यहां पर 0 पुट किया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड यानी इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बाउंडेशन है, हमें x की वो वैल्यूज देना है जिससे आने वाला रिजल्ट भी रियल हो, वो डिटरमाइन कर सकें, हम उसे डिफाइन कर सकें। तो इसीलिए y को डिटरमाइन या डिफाइन करने के लिए x का रियल कलेक्शन वो होना चाहिए जिससे y भी हमें रियल और डिटरमिनेंट मिले। तो इस तरह से जो x का कलेक्शन होता है उन x के कलेक्शन को हम डोमेन कहते हैं। हम डोमेन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसे फिर से आज एक बार रिपीट कर रहे हैं कि ये एक फंक्शन है जिस फंक्शन का हमने डोमेन देखा है x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स, मतलब उसका डोमेन है ऑल द रियल नंबर। अब अगर एक साइंटिफिक स्टूडेंट हुआ, अगर वो आज 12th को यहां से मेरी क्लास के पढ़ने के बाद अगर वो घर में जाकर या अपने फ्रेंड से बात करेगा तो उसकी लैंग्वेज में ही एक वर्ड नया जो है वो इंक्लूड हो जाएगा और वो वर्ड होगा डोमेन। आप अपनी डेली लाइफ में भी डोमेन वर्ड बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, अब उसे यूज करना भी चाहिए आप लोगों को। कैसे, मैं अगर किसी भी स्टूडेंट से बात करता हूं तो उससे रिगार्डिंग डोमेन जरूर बात करता हूं कि तुम लोग जो टास्क कर रहे हो ये अंडर डोमेन है या नहीं है, तुम्हारा डोमेन क्या है जरा मुझे बोल के बताओ। तो इस तरह से हम अपनी लैंग्वेज में भी उसको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने डोमेन की बात करी रियल नंबर्स के कलेक्शन के लिए, यहां हम ऑल द रियल नंबर्स रख के 0 को हटाना होगा, और फिर हमने डिफाइन करा कि हमारे इनपुट्स ये होंगे रियल वैल्यूज ऑफ y के लिए। इसी तरह से 10x के लिए x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n plus 1 into pi/2 where n belongs to integers। हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हम जितने pi/2s हैं उन pi/2s को हटा देंगे, यानी कि 90 वाले जो रिलेशंस हैं उन्हें हम हटाएंगे, लेकिन 90 में भी 2n plus 1 वाले 90। आप इंटीजर्स में 0 रखेंगे तो ये pi/2 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 pi/2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 pi/2 हो जाएगा। 10 का ग्राफ देखिए, pi/2 पर, 3 pi/2 पर, 5 pi/2 पर, 7 pi/2 पर, माइनस में pi/2 पर, माइनस में 3 pi/2 पर, और इस तरह से इन वैल्यूज के लिए हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब हम उसमें x की वैल्यू तो डाल देंगे 90 डिग्री, लेकिन y कहां जा रहा है हम उसे एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को डोमेन बताने का मतलब है एक प्रॉपर कलेक्शन ऑफ x बताना। तो इस तरह से हम लोग एक डोमेन के फॉर्म में फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और यहीं से डेफिनेशन ऑफ रेंज निकलता है। हम अभी भी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मैं आपको प्रॉपर मैनर में सब कुछ लिखाऊंगा। रेंज होता है इसके द्वारा y डायरेक्शन में होने वाला ऑक्सीलेशन का इंटरवल। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने sin x आपको बताया है। sin x अपना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक देता है, और उसको अगर मैं पूरे एक इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे लिखूंगा y बिलोंग्स टू -1 to +1। मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन? द रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज
y बिलोंग्स टू -1 to +1, मतलब ये -1 से +1 होगा। नॉट ओनली फॉर फर्स्ट, इट इज ऑल्सो फॉर सेकंड। अगर हम लोग कॉसेक्स के ग्राफ को भी देखें, यानी कि कॉसेक्स की भी रेंज देखें, तो वो -1 से +1 ही होती है। इसी तरह से हम बाकी सब की भी जो है वो रेंजेस निकालते हैं, लेकिन मैं आपको आगे जाके उन्हें बताऊंगा कि कैसे उन्हें निकाला जाता है 1 by 1। मैं इसकी भी रेंज आपको बता सकता हूं, इसे इधर और इधर शिफ्ट करके ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ये भी आंसर होगा, लेकिन वेट करें, रेंज तक हम अभी पहुंचेंगे। इसकी भी हम जैसे डोमेन बता दी वैसे ही रेंज निकालेंगे, और 10x में भी हम ऑल द रियल नंबर्स इसकी रेंज बता सकते हैं। और डोमेन में हमें याद रखना है वो π/2 के मल्टीपल जहां पर वो इनडिटर्मिनेट यानी नॉट डिफाइंड है, उन्हें हमें हटाना है। तो ये कहलाता है डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना। डोमेन हम सबकी लाइफ में है, और आई होप कि आप लोगों को जो मैंने एग्जांपल दिया है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। महू क्लियर है आपको? इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन। अब डोमेन और रेंज पहले क्यों समझाया मैंने, उसका कारण बताता हूं। क्योंकि फंक्शन को समझाने के लिए पूरा का पूरा एक सेट फॉर्म दिया हो जाता है, मैपिंग किया जाता है सेट के फॉर्म में, हम उसे दिखाते हैं। जैसे कि फंक्शन को अगर डिफाइन किया जाता है तो इस तरह से हम लोग उसे सेट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। यहां पर हमारा ये फंक्शन f का हमने इसे नाम दिया, f इज द फंक्शन, जिसमें आप लोगों को ये जो दो एलिप्स दिख रहे हैं ना, ये सेट ऑफ x और ये सेट ऑफ y के लिए है। मतलब ये वो सेट है, ये वो बॉक्स है जिन बॉक्स में मैं x की वैल्यूज का कलेक्शन रखने वाला हूं। इस फंक्शन के लिए जो भी x की वैल्यूज होने वाली हैं, मान लीजिए मैंने उसे लिखा x1, x2, x3, x4। मैंने मान लिया कि ये 4 वैल्यू मैं उस फंक्शन में x के लिए डोमेन के फॉर्म में पुट कर सकता हूं, या मैंने उनमें से लिया, मान लेते हैं 4 वैल्यूज को लिया जिसे मैं इन फंक्शन में पुट करता हूं। और यहां पर मैं y1, y2, y3 और y4 रेंज के फॉर्म में उन्हें लिख रहा हूं। अब हमने क्या किया कि किसी फंक्शन का एक एग्जांपल ही ले लिया कि फंक्शन ऑफ x जो है वो है हमारे पास x+1, और हम x की वैल्यू या x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 3 और x4 की वैल्यू 4 रखने वाले हैं। ऐसा हमने सिर्फ जस्ट लेट किया है, माना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x1, x2, x3, x4 आप लोग देख रहे हैं वो इनपुट्स हैं। उन इनपुट्स को उठाकर और फंक्शन ऑफ x में x की प्लेस पर रखेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को y के कुछ वैल्यूज मिलते हैं। जब आप इन्हें पुट करेंगे इस जगह पर x की प्लेस पर, तो यहां आपको 1 + 1 मिला 2, जिसे आप y1 भी कह सकते हैं। हम जानते हैं हम f of x को y भी लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग आज नहीं पिछली क्लासेस से लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। सिमिलरली x2 की जगह पर हमने अगर 2 पुट किया तो f of x2, फंक्शन ऑफ x2 हमें मिलेगा 2 + 1, इट इज 3, जिसे हम y2 कहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करा, इनपुट्स और आउटपुट्स करके एक कलेक्शन बनाया, एक पूरा सेट बनाया, जिसमें से फर्स्ट सेट जो आप लोग देख रहे हैं x1, x2, x3, x4, इसे आप सेट ऑफ डोमेन कहेंगे, क्योंकि आप इसमें इनपुट्स का कलेक्शन रखते हैं। हमेशा याद रखिए, फंक्शन अगर डिफाइंड होता है तो लेफ्ट साइड सेट को हम सेट ऑफ डोमेन लिखते हैं। अब आते हैं राइट साइड वाले सेट को, जिस सेट में हम लोग रेंजेस लिखने वाले हैं, उस सेट को नाम दिया जाता है कोडोमेन सेट। व्हाई इट इज कोडोमेन, मैं आपको समझाता हूं। हम लोग यहां पर जो कलेक्शन लिख रहे हैं, उन कलेक्शन में जैसे कि यहां पर जो इनपुट्स के कलेक्शन हम लोग देख रहे हैं, उसे हम लोग कितना भी रख सकते हैं। जो जो उनके रियल वैल्यूज प्रोवाइडर हैं, उन एक्स वैल्यूज में से कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जब वाई की बात आती है तो वाई में इन एक्स की वैल्यूज से आने वाले रिजल्ट्स के अलावा भी और ज्यादा रिजल्ट्स रखे जा सकते हैं। मतलब कोडोमेन सेट जो होता है उसमें एलिमेंट्स एज कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकते हैं इनसे आने वाले रिजल्ट्स की तुलना में। मतलब मैंने मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 रख लिया। एक छोटा सा ही एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 1 2 3 4 हम लोगों ने x1, x2, x3, x4 को ये माना था, और मैंने कोडोमेन के सेट में भी लिख लिया 1 2 3 4 एंड 5 तक लिख लिया।
अब एक एलिमेंट मैं बढ़ा सकता हूं क्योंकि मेरे पास इस चीज के लिए परमिशन है कि कोडोमेन सेट का मतलब ही यही हो गया कि हम उसमें और आने वाले एडिशनल वैल्यूज को ऐड करके लिख सकते हैं। अब हम इन्हें रिलेट करेंगे कि कैसे कौन सी वैल्यूज को पुट करने पर आपको y का कौन सा वैल्यू मिला। हम जानते हैं जब हम फंक्शन में x1 रखते हैं तो हमें y1 मिलता है, x2 रखने पर हमें y2 मिलता है, x3 रखने पर हमें y3 मिलता है और x4 रखने पर हमें y4 मिलता है। तो जिस तरह से मैंने इन्हें रिलेट किया है, इस रिलेशन को हम इमेज का नाम देते हैं। इस वर्ड को आप लोग भी साथ में नोट करेंगे, ये होता है इमेज। इमेज कैसे? हमने इसमें कहा कि x1 जो है उसका इमेज क्या है? y1 है, तो y1 इज द इमेज ऑफ x1। इमेज हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जैसे हमें यहां पर 2 मिला था, तो 2 हमें किसकी वजह से मिला? x की 1 वैल्यू की वजह से मिला। सो इस फंक्शन में हम लोग कह सकते हैं 2 इज द इमेज ऑफ 1। ठीक है, इसी तरह से इस पूरे रिजल्ट को मैंने इमेज कहा। अब अभी भी एक वर्ड मैंने यूज नहीं किया है और वो वर्ड है रेंज। डोमेन और रेंज में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है और वो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। कोडोमेन और रेंज में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है और वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम लोगों ने यहां पर कलेक्शन 1 2 3 4 5 बनाया, अब हम मैपिंग से इन्हें इस तरह से डिफाइन भी कर रहे हैं कि 2 इज द इमेज ऑफ 1, 3 इज द इमेज ऑफ 2, 4 इज द इमेज ऑफ 3 एंड 5 इज द इमेज ऑफ 4। हमने यहां पर डिफाइन किया। हम जानते हैं हमारा डोमेन का जो सेट है उसमें ये 4 वैल्यूज हम लोगों ने लिया है, उसे एज्यूम किया है, और ये है हमारा सेट ऑफ कोडोमेन। मैं इसे सेट ऑफ रेंज नहीं बोल सकता। रीजन, क्योंकि यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स रेंज की तरह नहीं दिख रहे हैं मुझे। यहां पर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो एडिशनल है, जो एक्स्ट्रा है और जो इनमें से किसी भी वैल्यू की इमेज नहीं है। मतलब यहां पर 1 अपने आप में एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं फिर भी उसे उस सेट में रख सकता हूं क्योंकि मुझे ऐसा परमिशन है, उसे मैं दे सकता हूं, लिख सकता हूं उसके लिए। तो इसीलिए इस सेट को नाम दिया जाता है कोडोमेन का। और रेंज सिर्फ उसे कहा जाता है जो पर्टिकुलर x की वैल्यूज को पुट कर देने के बाद हमें y के फॉर्म में, आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग डोमेन और रेंज को समझ सकते हैं। जैसे इस फंक्शन की अगर कोई मुझसे रेंज पूछता है तो मैं रेंज लिखूंगा 2 3 4 5, ये पूरा एक सेट लिखा मैंने। वहीं पर अगर कोई मुझसे पूछता है कोडोमेन का सेट क्या होगा, हालांकि मैंने उसे इलिप्टिकल फॉर्म में लिख रखा है, फिर भी आप लोगों के लिए से एक बार फिर से लिखूंगा 1 2 3 4 एंड 5। तो याद रखें, कोडोमेन वो बॉक्स है जिसके अंदर रेंजेस को रखा जाता है। कोडोमेन और रेंज की अगर बातें देखी जाए तो दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन रेंज कभी कोडोमेन से ज्यादा नहीं होता है। हाँ, कोडोमेन ज्यादा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जैसा कि इस एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं। तो क्या है डोमेन, क्या है कोडोमेन और क्या है रेंज, आप सभी को क्लियर हो गया ये? अब इसी मेथड से जिसमें मैंने आप लोगों को एलिप्टिकल शेप में फंक्शंस के डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया है, इन्हीं डिस्कशंस में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं फंक्शन में जब हम ये कह सकते हैं कि वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं भी है। मैं आपको उसे 2 तरह से समझाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को इसमें यही मैपिंग मेथड से बताऊंगा जिसमें हम लोगों ने ग्राफ को बनाकर देखा था, यानी कि सेट को बनाकर। हम लोग यहां पर कुछ फिगर बनाते हैं, आप लोग पहले उन फिगर को बनाइएगा मेरे साथ साथ। उसके बाद मैं आपको डिफाइन करूंगा टू डिटरमाइन इट इज फंक्शन और नॉट। आपका हेडिंग होगा टू डिटरमाइन इट इज अ फंक्शन और नॉट। केस नंबर 1, हम लोग यहां पर पूरी तरह से मैपिंग बना रहे हैं और जहां पर भी इस तरह से एरो बनाते हैं इसका मतलब वो इमेज है। यहां पर ये हमारा फंक्शन है f। फर्स्ट केस है, हमारे पास जितने अलग अलग फंक्शंस दिए थे, x की जो वैल्यूज दिए थे, उन सब x की वैल्यूज के लिए कोडोमेन के सेट में हमारे पास कुछ न कुछ एक y वैल्यू है। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं इट्स अ फंक्शन। ये एक फंक्शन होता है क्योंकि अगर आपके पास डोमेन के हर x की वैल्यूज के लिए y के लिए कोई ना कोई वैल्यूज है अगर, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा,
अच्छा, हेडिंग रिपीट करने को कहा विदिशा ने। विदिशा इसका हेडिंग आप डाल लेना, टू डिटरमाइन इट इज अ फंक्शन और नॉट। ये केस था फर्स्ट जिसमें x की सभी डिफरेंट वैल्यूज पर हम लोग देख सकते हैं y की जो वैल्यूज हैं उनकी इमेज के फॉर्म में हमें दी जाए तो ऐसा फंक्शन एक फंक्शन कहलाता है। यस, इट इज अ फंक्शन। मैपिंग को देखकर या मैपिंग में हम इसे देखकर बता सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने यहां पर बताया x1 का इमेज जो है वो y1 है, x2 का इमेज जो है वो y1 है, x3 का जो इमेज है वो y2 है, और हमने x स्कोर के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपना कोई फंक्शन पूरा नहीं किया और हम इसे लिखेंगे नॉट अ फंक्शन। अब मैं आपको इस मैपिंग को बहुत ही आसान एक डेली लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा और आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि कैसे। मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया है, एक काम दिया है, एक फंक्शन दिया है। फंक्शन है कि आप लोगों का जो डेली रूटीन है, आप लोगों का जो टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल पर आप क्या काम करते हैं, यानी कि आप कहां होते हैं, उसे डिफाइन करना। सबसे पहले मैंने आपको 3 टाइम मान लीजिए दे दिया है। सुबह 8 बजे का टाइम दिया है, दिन में 1 बजे का टाइम दिया है, शाम को 6 बजे का टाइम दिया है। मैंने कुछ प्लेसेस आप लोगों को दे दिए हैं, घर, स्कूल, क्लास यानी कोचिंग, प्लेग्राउंड, ठीक है। मैंने ये डिफरेंट पोजीशंस पर ये आपको दे दिया। मैं जस्ट एक रफ आइडिया के लिए यहां पर इसे लिखा हूं। हम कैसे पहचान लगाते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है? मैंने आपको फंक्शन ये दिया है कि आप लोग अपना टाइम टेबल मुझे बताएंगे और खासकर 8 बजे, 1 बजे और 6 बजे शाम को आप क्या करते हैं ये आप मुझे डिफाइन करेंगे। ये आप लोगों का फंक्शन है। आप में से स्टूडेंट ए क्या करता है, मुझे बता देता है सर मैं सुबह 8 बजे घर पर होता हूं, मैं 1 बजे स्कूल में होता हूं और मैं शाम को 6 बजे जो है वो कोचिंग में होता हूं। ठीक है, पहले स्टूडेंट ने क्या किया, इस तरह से डिफाइन कर दिया। अपने जितने भी टाइम थे उन पूरे टाइम्स को उसने मुझे अच्छी तरह से बता दिया कि वो इस टाइम पर यहां पर होता था। तो इस तरह से क्या हो गया, स्टूडेंट ए ने अपना फंक्शन पूरा कर लिया और हम कह सकते हैं यस इट इज अ फंक्शन। मतलब एक्स की जितनी वैल्यूज थी उनके लिए कोडोमेन सेट में कहीं ना कहीं y की वो वैल्यूज प्रेजेंट हैं जो वैल्यूज उस फंक्शन में x की जगह रखे जाने पर हमें y के फॉर्म में मिलना चाहिए। तो ये फंक्शन की लैंग्वेज में भी आपको मैंने समझा दिया है, डेली लाइफ की लैंग्वेज में भी कि ये फंक्शन हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट बी क्या करता है, बड़े अच्छे से मुझे बताता है कि सर मैं सुबह 8 बजे जो है वो घर पर था, सर मैं 10 बजे भी घर पर था और सर मैंने 6 बजे के बारे में कुछ नहीं बताया। अब बताइए कि क्या स्टूडेंट बी ने अपना काम पूरा किया, अपना फंक्शन पूरा किया क्या? इज इट अ फंक्शन और नॉट? नो सर, आपका आंसर आ चुका है मेरे पास। नो सर, इसने अपना फंक्शन नहीं किया है। ऑफ कोर्स नहीं किया है, क्योंकि यहां पर फंक्शन ये कहता है कि आप जितनी एक्स की वैल्यूज गिवन है एटलीस्ट उसके लिए मुझे कमेंट करें कि वाई में कोई ना कोई इमेज है या नहीं है, और आपने तीसरी टाइम के बारे में कमेंट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, केस नंबर 2 या स्टूडेंट बी जो है उसने अपना फंक्शन पूरा नहीं किया। इसीलिए इस केस में हम लोग कह सकते हैं इज नॉट अ फंक्शन। स्टूडेंट ने काम नहीं किया इसलिए नहीं, फंक्शन है उसमें आपको x की वैल्यूज को डिफाइन करना है कि y इस कोडोमेन सेट में उसकी कोई इमेज है या नहीं है। आपने नहीं किया, इसका मतलब इज नॉट अ फंक्शन, आपने अपना जॉब पूरा नहीं किया। नेक्स्ट केस पर अगर हम लोग आते हैं, इसने कहा x1, x2 की इमेज भी यही है, x3 की इमेज भी यही है, x4 की इमेज भी यही है। मुझे बताइए इज इट अ फंक्शन और नॉट? सेंटर्स आंसर करेंगे इज इट अ फंक्शन और नॉट। जिन भी स्टूडेंट्स ने यस सर आंसर दिया है सही दिया है, जिसने नो दिया है ध्यान दें नो कोई संभावना नहीं है। इसको आप रिलेट करके देखें इस एग्जांपल से। आपने कहा सर मैं 8 बजे घर पर था, मैं 1 बजे घर पर था, सर मैं शाम को 6 बजे घर पर था। सिंपल सी बात है, मेरी तबीयत खराब थी, आज संडे था इसीलिए मैं आज कहीं नहीं गया, मैं घर पर था। तो आपने अपना फंक्शन पूरा कर दिया, आपने मुझे डिफाइन कर दिया कि इस टाइम पर आप यहाँ पर थे।
इसी तरह से इसको अब आप डोमेस्टिक लाइफ से अलग करके वापस से मैथमेटिक्स की लाइफ में देखिए, तो आपने डिफाइन किया कि आप x की वैल्यू अगर फंक्शन में रखते हैं x1 तो भी आपको y1 मिलेगा, x2 पर भी y1 मिलेगा, x3 पर भी y1 मिलेगा, x4 पर भी y1 मिलेगा। मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट फंक्शन ले लो, एक एग्जांपल दे देता हूं कांस्टेंट फंक्शन। अगर आपको मैंने कहा f ऑफ x इज इक्वल टू 5, अब आपकी जो मर्जी चाहे x की वैल्यू रखो, 2000 रख लो, 200 रख लो, 300 रख लो, y हमेशा कितने के बराबर रहेगा? 5 के बराबर रहेगा। आपने यहाँ एक एलिमेंट 5 रखा है और यहाँ आप चाहे कितने एलिमेंट्स रखते जाएं, बस आपको देख रहे हैं कि सबकी इमेज एक ही आने वाली है। तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल था जो जस्ट मैंने आपके सामने दिया है, इस तरह का एक फंक्शन जो ऊपर हमने समझा है। तो इसलिए केस नंबर 3 के बारे में हमारा कमेंट होगा यस इट इज अ फंक्शन। अब आते हैं कंडीशन नंबर 4 पर। कंडीशन नंबर 4 में x1 का इमेज है y1, x2 का इमेज है y2, x2 का और एक इमेज है y3, x3 का इमेज है y1, x4 का इमेज है y4। इट इज अ फंक्शन और नॉट? रिस्पॉन्स करें सभी। इट्स नॉट अ फंक्शन, सही जवाब है आप लोगों का। उसका कारण है, फिर से ध्यान देना, मैंने x1 की इमेज बताई है y1 है, x2 की इमेज मैंने y2 और y3 दोनों बताई है। अब इस पर गौर कीजिएगा, ये कह रहा है कि आप उस फंक्शन में x की एक वैल्यू रखिए, आपको y के 2 रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा है फंक्शंस में। चलो इसको यहां भी मत देखो, यहां देखो, एक स्टूडेंट क्या कहता है, या ये बच्चा क्या कहता है, 4 लोगों को मैंने ये काम दिया था। स्टूडेंट डी कहता है सर मैं 8 बजे घर पर था, सर मैं 1 बजे स्कूल में था, सर मैं 1 बजे कोचिंग क्लास में भी था, और सर मैं 6 बजे प्लेग्राउंड पे था। अब इस बच्चे की बात पर आप फेथ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। रीजन बिंग, वो कह रहा है 1 बजे वो स्कूल में भी था और वो कह रहा है वो 1 बजे कोचिंग में भी था। सो ऑफ कोर्स कि इसने अपना फंक्शन अभी भी पूरा नहीं किया है। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को रिलेट कर फंक्शन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर x2 की 2 इमेज आ रही हैं, तो सिंपल सी बात है कि फंक्शन में आप x का एक नंबर रखेंगे और आपको y में 2 रिजल्ट मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है और इसीलिए हम इसे कहते हैं नो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो यहां पर हम लोगों ने 4 मैपिंग्स जो हैं वो देखी है, जिसमें एक फंक्शन है, दो दूसरा फंक्शन नहीं है, फिर तीसरा फंक्शन है, तो चौथा फंक्शन नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट इमेज बना के दिखाने वाला हूं, मुझे आपको उसके बारे में कमेंट करना होगा कि क्या वो एक फंक्शन है या नहीं है। इस बार आपको बहुत ध्यान से आंसर करना है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ नया किया है, एरो में कुछ चेंज किया है, ध्यान से देखना है आपको। एक फंक्शन है, उस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है, 1 के लिए इमेज दिया है a, 2 जो दिया है वो c से आने वाला इमेज है, c का इमेज है, और उस केस में थोड़ा सा चेंज होगा, मैं आपको समझाऊंगा वो क्या। यस इट इज अ फंक्शन, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर यस दिया है वो सही दिया है। कैसे समझाता हूं। जब इस फंक्शन को आप इन्वर्ट करेंगे मतलब जब आप उस फंक्शन को डोमेन इधर से बनाकर रेंज इस तरफ से बनाएंगे, तो उस केस में हम लोग चेंज करेंगे, या फिर इनवर्स फॉर्म में भी अगर हम उसको देखें कि x की 2 डिफरेंट वैल्यूज पर हम लोग इसे रिवर्स फॉर्म में देख रहे हैं, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर सेम इमेज देख सकते हैं। आप देखिए कि c के लिए मैंने एरो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में किया, फंक्शन को इन्वर्सिबल किया है, और अगर फंक्शन को मैं कन्वर्ट करूंगा, इन्वर्सिबल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो नो डाउट कि बनने वाला जो रिजल्ट होगा वो एक से ज्यादा रिजल्ट देगा या इमेज देगा। इसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर फिलहाल एरो की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों का आंसर होना चाहिए यस इट इज अ फंक्शन। इतना काफी है आपको सोचने समझने के लिए। और महू आपका भी आंसर था यस इट इज अ फंक्शन, यही था। तो इसे नोट कर लें, ये 5वां कंडीशन है। ओके, अब मैपिंग में अब मैपिंग में हम लोग अगले स्टेप पर आने वाले हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। किसी भी फंक्शन को डिटरमाइन करना, हेडिंग आपका सेम वही रहेगा, टू डिटरमाइन द गिवन फंक्शन इज अ फंक्शन और नॉट। उसी के लिए लेकिन मेथड थोड़ा सा चेंज है, और वो मेथड है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट
वो मेथड है जिससे लास्ट में अगर किसी को समझ में नहीं आया, जैसे अगर अकोला या कोई भी आप सेंटर हैं, अगर पिछले में क्लियर नहीं हो पाया है तो मैं जो वर्टिकल लाइन टेस्ट बता रहा हूं उस मेथड पर ध्यान दीजिए, आपको शायद ये भी क्लियर हो जाएगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम किसी भी फंक्शन के बारे में कमेंट कर सकते हैं वर्टिकल लाइन खींचकर कि वो फंक्शन एक फंक्शन है या नहीं है। अगर हमने फंक्शन का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया, मान लेते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन, और इस ग्राफ की खासियत है या जो भी ये फंक्शन का ग्राफ है, हम इसमें कहीं पर भी पैरेलल टू y एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, और अगर वो लाइन सिर्फ एक ही जगह कट करे तो हम कह सकते हैं यस इट इज अ फंक्शन। लेकिन अगर वहीं पर एक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, तो बात वही आ गई फिर से कि आप x की एक वैल्यू के लिए y की दो डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं। आप मैपिंग को याद कीजिए, आप 8 बजे वाली बात को याद कीजिए कि आप एक समय में दो जगह थे, मतलब y की दो डिफरेंट वैल्यूज आप लोग यहां पर दे रहे हैं। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट कुछ इसी तरह से डिफाइंड होता है, और अगर वर्टिकल लाइन खींचने पर हमारे फंक्शन के ग्राफ में कहीं पर भी एक से ज्यादा बार अगर कट हो जाए तो हम ये कहते हैं कि इज नॉट अ फंक्शन। तो आप इसे नोट कर लें वर्टिकल लाइन टेस्ट में कि अगर एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर दे कोई भी वर्टिकल लाइन कहीं पर भी फंक्शन को, तो हम उसे एक फंक्शन नहीं कहेंगे, जबकि अगर सिर्फ एक ही बार कट करें तो हम कहेंगे यस इट इज अ फंक्शन। इसका मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। सबसे पहले आप ये दोनों फिगर ड्रॉ करने वाले हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग उठाते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग उठाएंगे y is equals to root x। एग्जांपल नंबर 1 y is equals to root x। एग्जांपल नंबर 2 y square is equals to x। एग्जांपल नंबर 3 y is equals to sin x। चलो तीनों के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। केस नंबर 1 के लिए जब ग्राफ ड्रॉ किया y इज इक्वल टू रूट एक्स को जब हमने बनाया, हम जानते हैं 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ग्राफ कहीं ना कहीं इस तरह से बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। 0 पर ये 0 दिखाई देता है, तो रूट एक्स का ग्राफ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक तरह से, ठीक है। अब आप कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे नहीं, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं रूट में अगर एक्स है तो आपको लीस्ट वैल्यू 0 ही रखना है, 0 या कोई पॉजिटिव नंबर। जब आप 1 रखेंगे तो आपको ये 1 वैल्यू दे ही रहा है, और इसके बाद 2 रखने पर स्क्वायर रूट 2, 4 रखने पर 2, और इस तरह से ग्राफ थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं रूट एक्स वाला ग्राफ, इस ग्राफ का नेचर अगर आप समझें तो इस ग्राफ को कहीं पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये ग्राफ कहीं पर भी सिर्फ एक ही बार कट करेगा किसे, इस वर्टिकल लाइन के द्वारा। वो वर्टिकल लाइन चाहे कहीं भी खींची हो लेकिन सिर्फ एक ही बार कट होगा, तो आप ये कह सकते हैं ये एक फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन। सिमिलरली केस नंबर 2 के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। केस नंबर 2 है ग्राफ y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, एक पैराबोला हम लोग पढ़ भी चुके हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की तरह। अब इसी पैराबोला को आप देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू x के, आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन 1 पॉइंट्स पर कट हो रहा है, तो मोर देन 1 पॉइंट्स पर अगर कट हो रहा है तो आपका आंसर होगा नो इट इज या इट्स नॉट अ फंक्शन। तो इस तरह से केस नंबर 2 जो है वो एक फंक्शन नहीं है, और केस नंबर 3 तो एक फंक्शन है, हम उसे लगातार पढ़ते ही हैं। साइन एक्स का ग्राफ, इस ग्राफ की भी खासियत है, इसका जो वेव है वो सिर्फ एक ही बार कट होता है किसी भी वर्टिकल लाइन से। आप सभी इस तरह से लाइंस को भी ड्रॉ करिएगा वर्टिकल, बिकॉज ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। तो किसी भी फंक्शन की पहचान उसकी वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा के की जा सकती है कि क्या वो एक फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। अब हम लोग अगले स्टेप पर आते हैं फंक्शन के लिए। आई होप कि बहुत सिंपल है और आप सबको यहां तक क्लियर भी हो गया होगा। सबसे पहले
फंक्शन में क्या पूछा जाता था, मैक्सिमम क्या पूछा जाता था? मैक्सिमम फंक्शन के लिए पूछा जाता था डोमेन और रेंज निकालना। एक दौर था, एक समय था जिसमें IIT JEE और AIEEE लगभग 2000 के पहले की अगर मैं बात करूं तो 2000 से पहले IIT JEE का, जब EEE का तो 2002 से शुरू होता है, लेकिन अगर हम बात करें IIT JEE की तो 2000 से पहले क्वेश्चंस मैक्सिमम डोमेन और रेंज के ही पूछे जाते थे। मतलब सिर्फ डोमेन निकालना सीख जाओ, सिर्फ रेंज निकालना सीख जाओ, IIT में वही आएगा। लेकिन 2000 के बाद फंक्शन को और ज़्यादा डीप में ले जाया गया और उसके लिए हम लोग कुछ नए इम्प्लीमेंटेशन अपनी टीचिंग में यहाँ पर आप लोगों को किए हैं, आपको पढ़ाते भी हैं वो। तो अगर पुराने तरीके में बात की जाए तो डोमेन और रेंज को पढ़ना है डीप में, तो उसके लिए भी हम लोग आज प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। तो डोमेन और रेंज में हमें क्या करना होता है, उसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले डोमेन से। आज से हम लोग डोमेन के बारे में पहले डिस्कस करना शुरू करते हैं। डोमेन और रेंज ही नहीं, हम उसके बाद आगे भी पढ़ेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमने फंक्शन के बारे में पहचान तो लिया फंक्शन क्या होता है, लेकिन अब पहले डोमेन, फिर रेंज और उसके बाद मैपिंग। क्योंकि मैपिंग क्या है वो अच्छी तरह से हमें पढ़ना होगा। आज के समय में मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2000 से 2005 के बीच कई बार मैपिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और फंक्शन में कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको आगे पढ़ाता रहूंगा। पर फिलहाल हम बात करते हैं डोमेन पर। कई प्रैक्टिस करेंगे हम लोग डोमेन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद डोमेन। डोमेन क्या होता है आप लोग हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे टू डिटरमाइन या टू define the collection of real values of x by which function gives the collection of real values of y। ये जस्ट डेफिनेशन है, नोट्स बना रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। डोमेन की डेफिनेशन लिखाने से पहले मुझे एक डेफिनेशन और हालांकि लिखाना चाहिए, लेकिन अब स्कूल की प्रिपरेशन लेवल पे तो हम कर नहीं रहे हैं जिससे हम इतना इजी चीजें देखें। लेकिन रियल फंक्शन को रियल फंक्शन क्यों कहा जाता है उसके लिए डेफिनेशन सिर्फ इतना ही है। केवल फंक्शन की बात की जाए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एफ या y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को भी हम शायद कोई एक फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन वो एक फंक्शन ऐसा नहीं है। बल्कि रियल फंक्शन फॉर्म में अगर हम बात करें, यानी कि रियल भी कलेक्शन हो x का और रियल भी कलेक्शन हो y का, उनकी वजह से आउटपुट्स भी रियल आने लगे, तो इस तरह से इनपुट्स और आउटपुट्स की रियल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के कारण हम लोग इसे रियल फंक्शन कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हुई जस्ट रियल फंक्शन की। अब डोमेन पर डेफिनेशन तो लिख ली, लेकिन अब हम लोग कुछ फंक्शन लिखेंगे और उनके डोमेन के बारे में कमेंट करेंगे। सम बेसिक फंक्शंस। y is equals to sin x, you know x belongs to R. Y is equals to cos x, x belongs to R. Y is equals to tan x, x belongs to R minus 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to integer. Y is equals to cot x, where x belongs to all the real numbers except n pi, where n belongs to integers. इस तरह से आप लोग मुझे cosec x और sec x के बारे में भी कमेंट लिख कर देंगे। रिस्पॉन्स करें cosec x के लिए क्या होता है, sec x के लिए डोमेन क्या होगा और cosec x के लिए डोमेन क्या होगा। अगर आप cosec x के बारे में देखें तो sin 0 0 होता है, यानी कि cosec भी 0 के ऊपर इस तरह से ग्राफ देता है, ठीक है। तो 0 से 90, फिर वैसा का वैसा ही ये नीचे देगा, फिर वैसा का वैसे ही ऊपर। ग्राफ पर ध्यान दें एक बार। तो ग्राफ को ध्यान देते समय आप लोग ये देखेंगे कि पहला 90, फिर तीसरा 90, फिर पांचवा 90,
इस तरह से फर्स्ट 90 के बाद या हर 90s के बाद इस तरह से चेंज आते जा रहा है, 90 180 इस तरह से। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे साइन 91 हुआ, सेकंड 90 180 के बराबर हुआ, तो यहां से ये फिर से इंडिटर्मिनेंट दे रहा है, मतलब 2 4 6 8 उस फॉर्म में ये चेंज कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि कॉसेक एक्स के लिए डोमेन क्या होगा। यस इट इज सेम एज कॉट एक्स। सही रिस्पॉन्स आया है मेरे पास एक सेंटर से, होशंगाबाद से। कॉट एक्स की तरह ये होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे कॉट एक्स का जो आप ग्राफ देखते हैं तो वो कहां पर डिफाइन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना है। तो यहां पर ये हो जाएगा r माइनस एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सेक एक्स में भी आप लोग इसे इसी तरह से देखेंगे। मैं अब समझा देता हूं अगर किसी को ये क्लियर नहीं हुआ तो। सेक एक्स जस्ट एज 10x, सेक एक्स का ग्राफ बिल्कुल 10x की तरह रहेगा। ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to इंटीजर्स। सबसे पहले हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें लास्ट के 2 मैंने आपसे पूछे थे। समझाता हूं, आपको जो वैल्यू चाहिए रखिए n की। मान लीजिए आपने n की वैल्यू रखा 0। अब अगर आपने n 0 रखा तो 0 इंटू पाई इट इज 0, और आप जानते हैं कि 0 पर कॉसेक डिफाइंड नहीं है। अगर आपने n का वैल्यू 1 रख दिया, पाई हो जाएगा 1 पाई, यानी कि पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। आप जानते हैं साइन x जो होता है वो पाई के मल्टीपल्स में, यानी 180 के मल्टीपल्स में 0 वैल्यू देता है। तो ऑफ कोर्स कि हम लोग पाई के मल्टीपल्स वाले सारे नंबर्स में कॉसेक को कभी भी 0 नहीं बनने देंगे, यानी कि n पाई वाली वैल्यूज नहीं रखेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने ऑल द रियल नंबर्स रख के उसमें से n पाई को डिडक्ट कर दिया। इसी तरह से सेक एक्स की अगर बात करें तो याद करो, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस 90 पर क्या देता है, 0 देता है। उसी तरह से सेक 90 पर नॉट डिफाइंड देगा, यानी कि फर्स्ट 90 से फर्स्ट 90, थर्ड 90, फिफ्थ 90, सेवंथ 90, इन 90s पर सेक एक्स डिफाइंड नहीं है। इसीलिए मैंने 2n plus 1 वाले 90s पर इसे इनडिटर्मिनेंट रखते हुए रियल में से माइनस कर दिया। तो कैसे हम लोगों ने लास्ट के 2 डिफाइन किए हैं, सभी को क्लियर है तो जल्दी से यस रिस्पॉन्स कर दो, क्योंकि बाकी तो आप लोगों को क्लियर था। ये तो फंक्शंस थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब इसी तरह से कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन, और इस तरह के कई और फंक्शंस जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल द रियल नंबर रख सकते हैं। कुल प्लीज रिपीट सेक एक्स। आपने लिखा है सेक एक्स रिपीट करिए, एक्स की जगह पर 90 रखिए। कॉस 90 0 होता है, सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए नॉट डिफाइंड वाली वैल्यूज को एक्स की नहीं रखना है। इसीलिए हमने वो 90s, फर्स्ट 90, थर्ड 90, फिफ्थ 90 को हटाने के लिए 2n plus 1 90 को पूरे को रियल में से डिडक्ट कर दिया। ओके अकोला। चलो फंक्शंस में और किस तरह के फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कि y इज इक्वल टू 5 या f of x इज इक्वल टू 5, ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। y इज इक्वल टू k, जो भी हम उसे लिखना चाहें। तो कांस्टेंट फंक्शन में आपकी जो मर्जी चाहे वैल्यू रखिए, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है इस तरह से। y इज इक्वल टू 5 का ये लाइन है। अब आप इसमें x की जो मर्जी चाहे वैल्यू रखिए, आपको y हमेशा 5 ही मिलने वाला है, मतलब इसकी रेंज हमेशा 5 ही रहेगी। तो इस तरह से डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज r होता है। कांस्टेंट फंक्शन के बाद अगर हम लोगों ने सिंपल मॉड एक्स लिखा तो ऑल द रियल नंबर्स, लेकिन उसके बजाय हम लिखते हैं पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें भी आप ऑल द रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। लिख दीजिए x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। ये तो हो गया पॉलिनोमियल्स के लिए। इसके बाद आते हैं कुछ इनवर्स फंक्शंस पर, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। वैसे उसे लिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिखा चुका हूं, फिर भी इस टेबल में आप जरूर बना लो, प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे। और एक बार आपके लिए वो रिमाइंडर हो जाएगा। आपको पता है इसमें x का कलेक्शन क्या होता है, आपको सिर्फ x का कलेक्शन लिखना है डोमेन में।
इसके बाद मैं कुछ डिक्टेट भी करा देता हूं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। पहले डन लिख दीजिए, फिर मैं कुछ डिक्टेट कराऊंगा। डन, ऑलमोस्ट सभी ने लिख लिया है और बाकी लिख लेंगे एक्स की वैल्यूज का कलेक्शन। आप आपका हेडिंग डालेंगे सम क्लासेस ऑफ फंक्शन, सम क्लासेस ऑफ फंक्शन को भी वैरायटी दी गई है, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग वैरायटी दी गई है। इसमें सबसे पहली वैरायटी में आप लिखेंगे रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन के लिए डेफिनेशन लिखें, इज नोन एज रैशनल, द फंक्शन इज नोन एज रैशनल if it is defined as ratio of two polynomials. If it is defined as ratio of two polynomials. For example, एक एग्जाम्पल लिख लें आप लोग फर्स्ट। कोई भी पॉलिनोमियल्स का रेशियो है, कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका इरेशनल फंक्शंस, सेम एज इट इज, लेकिन उसके लिए लिखेंगे इरेशनल फंक्शंस, रेशियो ऑफ इरेशनल फंक्शंस, रेशियो ऑफ या रेशियो ऑफ इरेशनल रूट्स और पार्ट्स, लाइक f of x is equals to root x or f of x is equals to 2 minus root x upon root x plus 3. Such type functions are known as irrational function. Next, algebraic functions. Algebraic function की definition लिखो. An algebraic function is any function. An algebraic function is a function y is equals to f of x, y is equals to f of x, which satisfies the equation p naught x y raised to the power n, p naught x y raised to the power n plus p1 x y raised to the power n minus 1, p1 x y raised to the power n minus 1 up to pnx pn into x, where p naught x, इसमें ब्रैकेट लगा लेना, p naught x p1 x up to pnx are the different functions of x, are the different functions of x may be the collection of rational, irrational और polynomial इस रिलेशन के बराबर में जीरो लगा लीजिए। इसके बाद अगला हेडिंग होगा आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, a function which is not algebraic, a function which is not algebraic, like trigonometric, comma logarithmic, comma exponential, etc., are transcendental
ट्रांसेंड फंक्शन, ऐसे फंक्शंस को ट्रांसेंडेंटल्स कहा जाता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन में लिखे हैं इफ डिपेंडेंट वेरिएबल, if dependent variable is expressible explicitly in term of independent, expressible explicitly in terms of independent variable, then such type of function called explicit. Otherwise it is said to be implicit function. Implicit function, देखो explicit function कैसा होता है, y is equals to x square minus 5x plus sin x, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल पूरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के पूरे कलेक्शन के इक्वेट करके अलग से लिखा गया है, मतलब पूरी डिपेंडेंसी इन x की वैल्यूज पर है इस फंक्शन की और ये y की। तो इस तरह के फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट कह सकते हैं और हम इसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में y को भी देख सकते हैं, वो बाहर की तरफ है। वहीं पर इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट भी यहीं से मैं डिफाइन कर देता हूं छठे टाइप में, लेकिन उसी में हम लोग इसे ऐड कर देते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए एक फंक्शन लिखा, अब आप इसमें देख रहे हैं x भी वही है, y भी वही है, और अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y या किसी भी फॉर्म में। यहाँ y इज इक्वल टू के फॉर्म में पूरा x का फंक्शन आप देख रहे हैं, तो इस केस में ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और अगर वहां ही x और y दोनों एक ही साथ दिख रहे हैं आप लोगों को, आप किसी एक पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर उसे नहीं रख रहे हैं पूरी इंडिपेंडेंट कलेक्शन को, तो उसे आप इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है ये तो क्लियर हो गया, रिपीट कर देता हूं। इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक y एक्सप्रेसिबल एक्सप्लिसिटली in terms of independent variable, then it is called explicit function। विदिशा, मैंने रिपीट किया है, आपने शायद नोट कर लिया होगा, फिर भी इसे दोहरा देता हूं। इफ डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक y एक्सप्रेसेबल एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट, देन इट्स कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, मैं अभी से आपको एक तरह से इंडेक्स दे रहा हूं, आगे मैं आपको इवन और ऑड के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम लोग उस पर प्रैक्टिस बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम समझेंगे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में, क्योंकि हम उनके क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका हेडिंग है अगला इवन फंक्शन, और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट है ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड कर लीजिए उसे, इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शन में लिखिए अ फंक्शन इज नोन एज इवन, अ फंक्शन इज नोन एज इवन इफ f of minus x is equals to fx, f of minus x is equals to fx, and if f of minus x is equals to minus fx, then such type of function known as odd function, such type of function known as odd functions। ये तो हुआ मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने या फिर बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन। मैं अब आपको इसे ग्राफिकल अप्रोच से बहुत आसानी से समझा देता हूं। कोई भी फंक्शन इवन कहलाता है अगर y एक्सिस पर
या y एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो फंक्शन सिमेट्रिक हो तो, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं, y इज इक्वल्स टू mod x के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको यहीं पर लिख देता हूं, y इज इक्वल्स टू cos x। इन दोनों एग्जांपल को आप लोग इसके जस्ट बाद में लिखेंगे, इवन फंक्शन के बाद में। y इज इक्वल्स टू mod x का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आप उस पर गौर फरमाएं, यहां पर ये इस तरह से और इस तरह से बनाया जाता है। मतलब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि मिरर इमेज ही देखने को हमें मिल रहा है, या फिर सिंपल है कि वो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा ग्राफ सिमेट्रिक होता है। ये पहचान है किसी भी फंक्शन के इवन होने की, यही पहचान होती है कि अगर वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है देन यू कैन से द फंक्शन इज इवन फंक्शन। चाहे आप y इज इक्वल्स टू mod x का ग्राफ देखें या ग्राफ देखें y इज इक्वल्स टू cos x का। देखिए cos x भी सिमेट्रिक है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मतलब y एक्सिस के लेफ्ट साइड आप चाहे देख लें उसे या राइट साइड देख लें, ऐसा ही लगेगा कि मिरर इमेज ही देख रहे हैं। बिल्कुल मिरर इमेज की तरह ही आप लोगों को दिखाई देगा। आधे को काट के अलग कर दीजिए और फिर यहाँ मिरर रख दीजिए, मिरर से इस आधे को फिर से देखिए तो वापस ऐसा ही दिखने लग जाएगा sin x के ग्राफ cos x के ग्राफ की तरह। तो ये पहचान है इवन फंक्शन की कि इवन फंक्शन अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक होता है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी लिख लो कॉपी में, इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक या इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं। इसी तरह से ऑड फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो ऑड फंक्शंस के एग्जाम्पल भी आप लोग लिख ही लीजिए। ऑड फंक्शंस के एग्जाम्पल में आप लिखिए y इज इक्वल्स टू sin x। एक एग्जाम्पल ही हमारे लिए काफी होगा, ये हमारा एग्जाम्पल है ऑड फंक्शन का। अगर आप f ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं, आप इसे f ऑफ x मानिए, तो f ऑफ माइनस एक्स पुट करने पर यहां पर आप इसे रखेंगे sin ऑफ माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स। सो यू कैन से इट इज माइनस f ऑफ x। माइनस है, sin x को हमने fx माना था, तो हमें पता चलता है कि f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस fx के। तो हम कह सकते हैं sin x इज एन ऑड फंक्शन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहां तक कुछ डिस्कशन किया है। अब समय नहीं है हमारे पास, इसलिए आज की क्लास को कंक्लूड यहीं करेंगे।